हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 31 जुलाई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर पहली न्यूज़ है कि भारत की स्मृति में दर्ज मनु, देखिए सरबजोत और मनु ने एक बार फिर से तीरंदाजी में भारत को कांस्य पदक दिलाया है। 2 दिन पहले कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खोलने वाली स्टार निशानेबाज मनु भाकर की पिस्टल से पदक निकलना मंगलवार को भी जारी रहा, जब उन्होंने सरबजीत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच डाला। मनु एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। वह 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली इकलौती भारतीय निशानेबाज बन गई हैं। मनु से पहले 1900 में पेरिस ओलंपिक में ब्रिटिश इंडो एथलेटिक नॉर्मन प्रिचार्ड ने 200 मीटर फराटा और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है, सप्रंग राज में 26 राज्यों के नाम बजट भाषण में नहीं थे। एक सप्ताह पहले पेश केंद्रीय बजट के संदर्भ में विपक्षी दलों के विरोध की सबसे बड़ी दलील यह थी कि बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर बाकी राज्यों को आवंटन तो दूर, उनका नाम तक नहीं लिया गया, क्योंकि मोदी सरकार अपनी स्थिरता के लिए जदयू और तेलुगु देशम के समर्थन पर निर्भर है। मंगलवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर पुराने पन्ने पलटते हुए विपक्ष के इस आरोप को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में किसी राज्य के नाम का उल्लेख नहीं होने का अर्थ यह नहीं होता कि उसके साथ भेदभाव हुआ है। सीतारमण ने 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली सप्रंग सरकार के 10 वर्षों के बजट भाषण में राज्यों के उल्लेख के आधार पर विपक्ष को नसीहत दी। आज दोहरा रवैया नहीं अपना सकते। 2009-10 के बजट में 26 राज्यों का जिक्र तक नहीं था, इनमें उत्तर प्रदेश और बिहार भी शामिल है। उनसे जब पूछा गया कि ऐसा भेदभाव राज्यों के साथ क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें बराबर का आवंटन किया जा रहा है। जिस राज्य में ज़्यादा आवश्यकता है उसे ज़्यादा बजट दिया जा रहा है। केरल के वायनाड में भूस्खलन से 4 गांव तबाह, 123 की मौत। केरल के वायनाड में भारी बारिश के कारण मंगलवार तड़के बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन में 4 गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 123 लोगों की मौत हो गई है, 128 जख्मी हुए हैं, 3000 से अधिक लोग बचाए जा चुके हैं। अभी भी बड़ी संख्या में लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। सेना व बचाव दल युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। आपदा की विभीषिका का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बचाव कर्मियों को नदियों और कीचड़ में लोगों के छत विछत अंग मिल रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे रहने वाले इस पहाड़ी क्षेत्र में अब चारों तरफ दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर। यहाँ की हरियाली अब रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से बात की है और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। भूस्खलन प्रभावित इलाके में वायनाड के मुंडकई, चुरमाला, अट्टमाला और नूलझुपा गांव शामिल हैं। एक और ट्रेन हादसा हुआ है। झारखंड में बेपटरी मालगाड़ी से ट्रेन की टक्कर, 2 की मौत। झारखंड के चक्रधरपुर रेलवे मंडल के बड़बाम्बो रेलवे स्टेशन के पास एक बेपटरी मालगाड़ी से हावड़ा से मुंबई जा रही मुंबई मेल टकरा गई है। इस दुर्घटना में 2 यात्रियों की मौत हो गई है और 42 घायल हो गए हैं। घायलों में अधिकतर बंगाल और महाराष्ट्र के हैं। दुर्घटना के बाद हावड़ा मुंबई रूट की दर्जन भर से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कई ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। नॉन टेक्निकल छात्रों को भी अब अप्रेंटिसशिप का मौका। बीए, बीकॉम, बीएससी और नॉन टेक्निकल पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी अब रोजगार के लिए भटकना नहीं होगा। टेक्निकल स्नातकों की तरह उन्हें भी न्यूनतम धनराशि के साथ अप्रेंटिसशिप का मौका मिलेगा। इसके बाद उन्हें आसानी से रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें पढ़ाई पूरी करते ही रोजगार से जुड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद वह अप्रेंटिसशिप या सीधे नौकरी हासिल कर सकेंगे। इस पहल में देश में हर साल उच्च शिक्षा हासिल करके निकलने वाले करीब 1 करोड़ छात्रों पर फोकस किया जाएगा। मौजूदा समय में देश
में उच्च शिक्षा से करीब 4.33 करोड़ छात्र जुड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के नए चरण की शुरुआत की। इसमें स्नातक करने वाले छात्रों को अप्रेंटिसशिप के दौरान हर माह न्यूनतम 9,000 रुपये और डिप्लोमा करने वाले छात्रों को न्यूनतम 8,000 रुपये मुहैया कराए जाएंगे। इसकी आधी धनराशि शिक्षा मंत्रालय देगा, बाकी राशि अप्रेंटिसशिप करने वाली कंपनी देगी। मंत्रालय के मुताबिक कि इसके तहत इस साल करीब 2.66 लाख छात्रों को अप्रेंटिसशिप कराई जा रही है। इसकी अवधि मात्र 6 माह से 1.5 साल तक की होगी। नॉन टेक्निकल क्षेत्र में स्नातक करते ही छात्रों के पास अप्रेंटिसशिप करने के लिए 5 साल का मौका रहेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने की इस नई पहल की शुरुआत करने के साथ छात्रों को अप्रेंटिसशिप की पहली किस्त भी जारी कर दी है। यहाँ पर जो बेसमेंट वाला हादसा हुआ है कोचिंग में, जब लाइब्रेरी में पानी घुस गया था, उसके बाद अब वहाँ पर जांच तेज़ हो गई है। कई कोचिंगों को सील किया जा रहा है, जिम्मेदारों की पहचान की जा रही है और इस पर कार्रवाई तेज़ी से सख्ती से की जा रही है। निगम से बर्खास्त और निलंबित अभियंताओं को आरोपित बनाने पर चल रहा है विचार, यानी कि जिन्होंने वहाँ पर विज़िट किया था और उन्हें आज्ञा दी थी या परमिशन दी थी, उन पर अब केस चलाने की इसमें बात हो रही है। नाराज छात्रों का धरना जारी, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी तभी वो हटेंगे। तो इस न्यूज़ को स्किप करेंगे। अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल ने बोला है कि अरविंद केजरीवाल के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही है मोदी गवर्नमेंट। रेल लाइन पर होगा स्वदेशी सीबीटीसी का परीक्षण। दिल्ली मेट्रो रेल निगम स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन कंट्रोल सिग्नल सिस्टम विकसित करने में जुटा है। डीएमआरसी और बीईएल मिलकर इस परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। इस स्वदेशी सीबीटीसी सिग्नल का परीक्षण दिल्ली मेट्रो के सबसे पुराने कॉरिडोर रेल लाइन के 5 किलोमीटर हिस्से पर होगा। रेल लाइन पर ऑटोमेटिक ट्रेन सिग्नल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। मौजूदा समय में सीबीटीसी सिग्नल सिस्टम का इस्तेमाल मैजेंटा और पिंक लाइन पर किया जा रहा है। इस वजह से इन दोनों कॉरिडोर पर चालक रहित पूरी तरह स्वचालित मेट्रो का परिचालन होता है। इन दोनों कॉरिडोर पर विदेश से लिए गए सीबीटीसी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो काफ़ी महंगा है। अब स्वदेशी सीबीटीसी सिग्नल सिस्टम उपलब्ध है, इसलिए स्वदेशी सीबीटीसी सिग्नल को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। विकसित भारत के निर्माण में निजी उद्योग की अहम भूमिका। कांग्रेस की ओर से कुछ बड़े उद्योगपतियों पर लगातार निशाना साधे जाने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण में निजी उद्योग पर भरोसा जताया है। बजट बाद सीआईआई के एक सम्मेलन में उद्योगपतियों को वेल्थ क्रिएटर बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भारत की विकास यात्रा में ड्राइविंग फोर्स बताया है। उन्होंने कहा कि मैं इंडस्ट्री को, भारत के प्राइवेट सेक्टर को भी विकसित भारत बनाने का एक सशक्त माध्यम मानता हूं। पिछले 10 वर्षों में विकसित हुई नई ऊंचाइयां हासिल करने का हवाला देते हुए कहा कि इस साल का बजट प्रगति के नए रास्ते खोलेगा और नए अवसर बनाएगा। सीआईआई के सम्मेलन में उपस्थित उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए मोदी ने भाजपा के पूर्ण बहुमत में नहीं आने के कारण बड़े फैसले नहीं लेने की आशंकाओं को खारिज किया। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि उनकी सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। वे देश के नागरिकों के लिए सहज और बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते रहेंगे। प्रधानमंत्री के अनुसार मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताओं के बीच भारत जिस तेजी से और स्थायित्व के साथ विकास कर रहा है, वह पूरी दुनिया में अपवाद है। कृषि और किसानों के कल्याण के लिए 5 गुना बढ़ा बजट। सीतारमण ने बताया कि 2013-14 में यानी यूपीए गवर्नमेंट के समय कृषि और किसानों के कल्याण के लिए बजट 21,934 करोड़ रुपए था। अब
1.23 लाख करोड़ है, 5 गुना ज़्यादा। 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तौर पर 3.2 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। महंगाई को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में महंगाई दर 5.1% रही है, वैश्विक दर से बहुत नीचे, जबकि यूपीए काल में यह 8.1% थी। सीतारमण ने चुटकी ली और कांग्रेस राज में हार्वर्ड से शिक्षित वित्त मंत्री महंगाई पर अंकुश नहीं लगा सके और इन्हीं सबको लेकर उन्होंने कटाक्ष किया है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसलिए हम इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब ई साक्ष्य जुटा रही पुलिस, ऐप का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। देखिए, देश में 1 जुलाई से 3 कानूनों के नए स्वरूप के प्रभावी होने के बाद इनके अनुरूप ई साक्ष्य संकलन मध्य प्रदेश में शुरू कर दिया गया है। इसके लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से तैयार ई साक्ष्य ऐप का उपयोग विवेचना आधारित करने के लिए वे घटना स्थल से लोग लेकर पीड़ित व साक्षी के बयान तक की रिकॉर्डिंग इस पर कर रहे हैं। यह रिकॉर्डिंग पुलिसकर्मियों की लॉग इन पासवर्ड से डिजी लॉकर में सुरक्षित हो जाएगी, जिसे बाद में कभी भी देखा जा सकता है। वहीं ऑनलाइन सम्मन भी भेजे जा सकेंगे। इस नए कानून को प्रभावी करने के साथ ही मध्य प्रदेश हर जगह इसका उपयोग करेगा और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया। दरअसल पुराने कानूनों में बदलाव के बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल साक्ष्य को मान्य किया गया है। इसी कड़ी में सभी राज्यों को ई साक्ष्य एप्लीकेशन पर वीडियो और फोटो के साथ जानकारी अपलोड करनी है। प्रदेश में विवेचना अधिकारियों ने अपने मोबाइल पर यह एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है। घटना स्थल को रिकॉर्डिंग स्थल, गूगल लोकेशन इत्यादि भी शेयर करना होगा। चलिए एडिटोरियल पेज पर आते हैं। पहला आर्टिकल है भारतीय मूल के लोगों की महत्ता, और यह आर्टिकल लिखा है विदेश मंत्रालय में सचिव रहे विवेक काटजू द्वारा। देखिए, पूरी दुनिया की नज़रें इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर लगी हुई हैं। इस बार के चुनाव के साथ भारतीय कड़ियों का दुर्लभ संयोग जुड़ा है। वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनने के बहुत करीब हैं, वहीं रिपब्लिकन पार्टी ने जिन जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, उनकी पत्नी ऊषा वेंस की जड़ें भी भारत से जुड़ी हुई हैं। हैरिस और ऊषा दोनों ही दूसरी पीढ़ी की अमेरिकी हैं। वेंस के अपनी ससुराल वालों के साथ बहुत मधुर संबंध हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऊषा अपने पति के अभियान में अहम भूमिका निभाएंगी। हैरिस प्रत्यक्ष और ऊषा परोक्ष रूप से भारतीय मूल के उन लोगों की सूची का एक हिस्सा बन गई हैं जो पश्चिमी देशों में उच्च राजनीतिक पदों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यह सूची बहुत लंबी है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक कुछ समय पहले तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी भारतीय मूल की हैं, जो दिग्गज उद्यमी NR नारायण मूर्ति की बेटी हैं। ऋषि और अक्षता ने हिंदू धर्म में अपनी आस्था भी कभी नहीं छुपाई है। आयरलैंड और पुर्तगाल की कमान भी ऐसे नेता संभाल चुके हैं जिनकी जड़ें आंशिक रूप से भारत की मूल में रही हैं। आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री लियो वराडकर के पिता भारतीय, जबकि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के पिता आंशिक रूप से भारतीय थे। भारतीय मूल के लोग कनाडा में राजनीति पर भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। इसके अलावा मॉरिशस, गुयाना, फिजी, त्रिनाद एंड टोबैगो में भारतीय मूल के लोग सरकारों को नेतृत्व दे चुके हैं। परिस्थितियां यही कहती हैं कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें भारतीय मूल के लोगों यानी कि PIO और प्रवासी भारतीय यानी कि NRI के बीच अंतर को समझना होगा। इनमें से NRI तो पूरी तरह से भारतीय हैं और उनके हित की रक्षा एवं कल्याण का पूरा दारोमदार सरकार का है, जबकि PIO विदेशी हैं जिन्हें भारत के एक प्रकार के अघोषित नागरिक के तौर पर
OCI कार्ड धारक के रूप में गिना जाता है। इसमें कई बार भ्रम की स्थिति बन जाती है। भारतीय संविधान दोहरी राष्ट्रीयता की मान्यता नहीं देगा, इसलिए जब कोई भारतीय किसी अन्य देश का नागरिक बन जाता है तो इसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसलिए OCI कार्ड धारकों के पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। इन कार्ड धारकों के पास भारत के लिए विस्तारित वीज़ा होता है और वे अन्य विदेशी नागरिकों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था में कहीं अधिक बड़े दायरे में सहभागिता कर सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि OCI कार्ड को कुछ नया नाम दिया जाए ताकि किसी भी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश ना रहे। अमेरिका जैसे दलों में प्रभावी समुदायों को अपनी लॉबी बनाने की गुंजाइश दी जाती है ताकि वे अपने मूल देश और अमेरिका के बीच राजनीतिक कड़ियाँ जोड़ने का माध्यम बन सकें। वहाँ सबसे ताकतवर लॉबी यहूदियों की है जो इजराइल के लिए काम करती है। भारत को भी भारतीय PIO संगठनों के साथ सहभागिता को लेकर हिचकना नहीं चाहिए और वहाँ भारतीय लॉबी को मजबूत करने के प्रयास करने चाहिए जो पहले ही काफ़ी सशक्त हो चुकी है। इस लॉबी ने परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाई है। उस समझौते ने भारत अमेरिका संबंधों की दिशा ही बदल दी है। कई यूरोपीय देशों विशेषकर ब्रिटेन में भी ऐसा ही देखने को मिला है। हालांकि राजनीतिक रूप से सक्रिय PIO की कुछ मुद्दों पर अलग राय से असहजता की स्थिति बनी हुई है। देशघाती साबित होता है एक अधिकार। ये देखिए, मत प्रचार की स्वतंत्रता का खुला इस्तेमाल कर छल कपट की ये हिंसाग्रस्त एक आर्टिकल है जिसको स्किप करेंगे। अब हम आते हैं बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि चीनी FDI को बढ़ावा देने पर पुनर्विचार नहीं, गोयल। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि सरकार चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने पर किसी तरह का पुनर्विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में इस संबंध में आर्थिक सर्वेक्षण में जो कुछ भी कहा गया है वह सिर्फ नए विचारों को प्रतिनिधित्व करती है। गोयल ने कहा कि सर्वेक्षण में कही गई बातें सरकार के लिए बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है। सरकार ने 2020 में भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों से FDI के लिए उसकी मंजूरी अनिवार्य कर दी थी। भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान हैं। चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच संसद में 22 जुलाई को पेश बजट पूर्व आंशिक समीक्षा 2023-24 में स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और निर्यात बाजार को दोहन करने के लिए पड़ोसी देश चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने की वकालत की है। गोयल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह बयान दिया है। बाकी न्यूज़ जो है वो आंकड़े के हैं जो चेंज होते रहते हैं। बांग्लादेश में, ये इंटरनेशनल पेज से न्यूज़ है कि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी पर लगाया गया प्रतिबंध। कट्टरपंथ पार्टी का आंदोलन का फ़ायदा उठाने वाले का लगाया है आरोप। बांग्लादेशी सरकार ने मंगलवार को बीते दिनों सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विरोध में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन को लेकर जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। कट्टरपंथी पार्टी पर आंदोलन का फ़ायदा उठाने का आरोप लगाया गया है। कहा कि जमात पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया की बांग्लादेशी नेशनल पार्टी की सहयोगी है, इसलिए इस पर प्रतिबंध आवश्यक है। उधर आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की याद में मंगलवार को राष्ट्रव्यापी शोक मनाया गया। और ये ओलंपिक पदक की न्यूज़ हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये आज का 31 जुलाई 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।